सुबह के 4 बज रहे थे जब रोहन, शास्त्री जी और राजू वर्सोवा की तरफ निकले। प्रिया ने रोहन को विदा किया। उसकी आंखों में चिंता थी, मगर उसने अपनी आवाज में हिम्मत रखी। सावधान रहना और याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रोहन ने उसे माथे पर चूमा। मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं। तीनों ने एक छोटी सी कार ली और वर्सोवा के पुराने बंगले की तरफ निकल पड़े। मुंबई की सुबह की सड़कों पर कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ कभी कभी कोई टैक्सी या दूध वाला दिख जाता था। बंगला एक सुनसान गली में था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और एक बड़ा सा लोहे का गेट। अंदर मुख्य घर था, पुराना, टूटा फूटा, मगर अंदर रोशनी जल रही थी और कोई हलचल थी। शास्त्री जी ने रोहन से कहा, हम तीनों अंदर जाएंगे, राजू पीछे रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो पुलिस बुलाएगा। हम पिछली दीवार से अंदर जाएंगे। वहां एक पुराना दरवाजा है जो टूटा हुआ है। रोहन हैरान हुआ, आपको ये सब कैसे पता है शास्त्री जी? शास्त्री जी मुस्कुराए, मैं 20 साल से देवराज से लड़ रहा हूं बेटा। मैंने उसके हर ठिकाने का पता लगा लिया था, बस सही मौके का इंतजार था। तीनों अंदर घुसे, पिछली दीवार के पुराने दरवाजे से। बंगले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जहां कुछ आदमी बैठे थे, गुलशन के साथी, सब हथियारों के साथ। एक कोने में गुलशन बैठा था, वही आदमी जो रोहन को परेशान कर रहा था, वही जिसकी कोई तस्वीर नहीं थी, वही जो सिर्फ एक परछाई था। गुलशन ने रोहन को देखा तो हैरान हुआ, मगर फिर मुस्कुराया। तो आखिर तू आ ही गया लड़के। अभय ने मुझे बता दिया था कि तू आएगा। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। रोहन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभय ने उसे धोखा दिया था। वो पता जो अभय ने दिया था वो मदद के लिए नहीं था, वो एक जाल था। अभय और गुलशन दोनों एक साथ थे। दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया था। रोहन ने गुलशन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर डर नहीं। तू अभय के साथ है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे यहां बुलाया है। गुलशन खड़ा हुआ। वो लंबा था, काले कपड़ों में। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी जो देवराज की थी। सही पकड़ा। अभय और मैं, हम एक साथ हैं। उसके पिता ने मुझे जेल से बाहर रहने का आदेश दिया था तो मैं उसकी मदद करूं, और अब मैं अभय की मदद कर रहा हूं। तू हम दोनों के लिए एक समस्या है और हम दोनों मिलकर इस समस्या को हल करेंगे। शास्त्री जी ने आगे बढ़कर रोहन को अपने पीछे कर लिया। उन्होंने गुलशन को देखा और कहा, गुलशन, 20 साल पहले तू देवराज के साथ खड़ा था जब विक्रम को मारा गया। आज तू फिर से गलत लोगों के साथ खड़ा है, मगर इस बार तू हारेगा। गुलशन हंसा, बूढ़े, तू 20 साल से मुझसे लड़ रहा है और हर बार हारा है, आज भी तू हारेगा। उसने इशारा किया और उसके चारों तरफ के आदमी आगे बढ़े। उनके हाथों में लाठियां और चाकू थे। रोहन ने अपनी जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला, वो जो प्रिया ने उसे दिया था, और उसने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रोहन ने कहा, यह सब रिकॉर्ड हो रहा है गुलशन। तेरा हर शब्द, तेरा हर कबूलनामा, और अभय का नाम भी। गुलशन का चेहरा बदल गया। उसने आगे बढ़कर कैमरा छीनना चाहा, मगर रोहन ने उसे धक्का दे दिया। उसी पल शास्त्री जी ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाली और उसे गुलशन की तरफ कर दिया। हिल मत, शास्त्री जी ने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी। मैंने ये रिवॉल्वर 20 साल तक अपने पास रखी, उस दिन का इंतजार करते हुए जब मैं इसे तेरे सामने ला सकूं। आज वो दिन है। गुलशन के आदमी रुक गए। उन्होंने शास्त्री जी के हाथ में रिवॉल्वर देखी और पीछे हट गए। गुलशन ने उन्हें डांटा, कायर, सब भाग गए? रोहन ने मौका देखा। उसने गुलशन के चेहरे पर एक तमाचा मारा और कहा, यह प्रिया की तरफ से है, और ये, उसने दूसरा तमाचा मारा, ये मेरी जली हुई झुग्गी की तरफ से। गुलशन गुस्से में आगे बढ़ा, मगर शास्त्री जी ने गोली चला दी। छत पर, गुलशन के सिर के ऊपर। गोली की आवाज से सब चौंक गए। गुलशन के आदमी भाग गए और गुलशन को अकेला छोड़ दिया। शास्त्री जी ने कहा, भाग जा गुलशन, पुलिस को बता दिया गया है, वो आ रही है, मगर याद रख, तू आज हार गया है। रोहन और शास्त्री जी पीछे हट गए। गेट से बाहर निकले, कार में बैठे और वहां से चले गए। राजू ने पुलिस को कॉल कर दिया था और कुछ देर बाद पुलिस ने बंगले को घेर लिया। रास्ते में रोहन ने गहरी सांस ली और शास्त्री जी को देखा। आपके पास रिवॉल्वर थी और आपने मुझे कभी नहीं बताया। शास्त्री जी मुस्कुराए। हर आदमी को अपने राज रखने का हक है बेटा,
ये रिवॉल्वर विक्रम ने मुझे दी थी जिस दिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने इसे 20 साल संभाल कर रखा और आज इसकी असली जरूरत पड़ी। रोहन ने शास्त्री जी का हाथ पकड़ा। आज आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। शास्त्री जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू मेरा बेटा है रोहन, तेरी जान बचाना मेरा फर्ज है और मैंने आज वो फर्ज निभा दिया। मगर ये जंग खत्म नहीं हुई। अभय अब भी बाहर है और वो और भी खतरनाक हो जाएगा क्योंकि आज उसकी साजिश नाकाम हो गई। रास्ते में तीनों चुप थे। राजू ने पीछे से पूछा, भैया क्या गुलशन पकड़ा गया? रोहन ने जवाब दिया, नहीं, वो भाग गया। मगर उसके पास अब कहीं जाने की जगह नहीं बची और हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। अब वो फरार है मगर उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। शास्त्री जी ने कहा, गुलशन अब और खतरनाक हो जाएगा क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। वो अब अकेला है। अभय ने उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल किया और जब काम निकल गया तो उसे छोड़ दिया। गुलशन अब सिर्फ बदला लेना चाहेगा। रोहन ने गहरी सांस ली। तो हमें पहले से तैयार रहना होगा। और अभय के खिलाफ हमारे पास मल्होत्रा के दस्तावेज हैं और आन्या ने नए सबूत दिए हैं जो अभय को जेल भेज सकते हैं। शास्त्री जी हैरान हुए। आन्या ने सबूत दिए? वो भी? रोहन ने सिर हिलाया। मल्होत्रा ने जेल से अपनी बेटी को दस्तावेज भेजे हैं। वो चाहता है कि सच सामने आए, भले ही उसे भी सजा मिले। शास्त्री जी चुप रहे, फिर बोले, मल्होत्रा, मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया, मगर आज मैं उसे सैल्यूट करता हूं। उसने 20 साल बाद सही काम किया है। घर पहुंचकर रोहन ने प्रिया को सब बताया। प्रिया ने सुना और फिर उसे गले लगा लिया। तुम सुरक्षित हो, बस यही मायने रखता है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें पता है, पहली बार मुझे लगा कि गुलशन को हराया जा सकता है। पहली बार मुझे लगा कि मैं जीत सकता हूं। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। और तुम जीतोगे, मुझे यकीन है। उस रात रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, वर्सोवा का जाल। अभय ने मुझे धोखा दिया। गुलशन के पते के पीछे एक जाल था, मगर हम उस जाल से बच निकले, शास्त्री जी की बदौलत। अब गुलशन फरार है, मगर उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और हमारे पास अब अभय के खिलाफ सबूत हैं, मल्होत्रा के दस्तावेज। कल एक नई सुबह होगी और हम उस सुबह का स्वागत करेंगे अपने सिर ऊंचा करके। अगली सुबह रोहन जल्दी उठा। उसने प्रिया के लिए चाय बनाई और उसे बिस्तर पर ला कर दिया। प्रिया हैरान हुई, तुमने चाय बनाई? तुम्हें तो चाय बनानी नहीं आती। रोहन मुस्कुराया, सीख लिया, राजू ने सिखाया और थोड़ा प्रैक्टिस भी किया। प्रिया ने चाय पी और मुस्कुराई। अच्छी है, तुम तो जल्दी सीख गए। रोहन ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, आज मैं भटनागर से मिलने जा रहा हूं, मल्होत्रा के दस्तावेज लेकर और गुलशन की रिकॉर्डिंग भी। प्रिया ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये केस जीत जाएगा? रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई का आसमान साफ था और सूरज चमक रहा था। मुझे नहीं पता, मगर मैं कोशिश करूंगा पूरी ताकत से, और अगर मैं हार भी गया तो कम से कम मैं ये तो कह सकूंगा कि मैंने कोशिश की। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। और यही सबसे बड़ी बात है रोहन, कोशिश करना हार मानने से कहीं बेहतर है। रोहन तैयार होकर भटनागर के ऑफिस गया। उसने सारे दस्तावेज और रिकॉर्डिंग भटनागर को दिए। भटनागर ने सब देखा और कहा, यह बहुत बड़ी बात है रोहन, मैं आज ही कोर्ट में अभय और गुलशन के खिलाफ केस दर्ज करूंगा। रोहन ने उनका हाथ पकड़ा। शुक्रिया भटनागर सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। भटनागर मुस्कुराए। तुम्हारे पिता भी ऐसे ही थे रोहन, हमेशा सच के साथ खड़े रहते थे, और मैं तुम्हारे पिता के लिए ये कर रहा हूं, उनकी याद में। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मेरे पिता को आप जैसा दोस्त पाकर बहुत खुशी हुई होगी। भटनागर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और मुझे तुम जैसा बेटा पाकर बहुत गर्व है रोहन, तुमने अपने पिता का नाम रोशन किया है। जब रोहन ऑफिस से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे कोई बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसके पिता भी मुस्कुरा रहे हों। रोहन ने वहां से सीधे कोलाबा फ्लैट जाने के बजाय धारावी जाने का फैसला किया।
वो राजू से मिलना चाहता था और प्रिया के माता पिता का हाल जानना चाहता था। धारावी पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पुरानी झुग्गी की जगह पर एक नया टेंट लगा दिया गया था। राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर वहां एक अस्थायी आश्रय बनाया था। राजू वहीं था। वो मिट्टी में हाथ लिए काम कर रहा था। उसने रोहन को देखा और मुस्कुराया। भैया, तुम यहां। केस कैसा रहा? रोहन ने राजू को गले लगा लिया। केस दर्ज हो गया है, अभय और गुलशन के खिलाफ। अब कोर्ट फैसला करेगा। राजू खुश हो गया। बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना भैया, तुम हर चीज में कामयाब होते हो। रोहन ने राजू के साथ मिलकर टेंट के काम में मदद की। उसने मिट्टी उठाई, बांस लगाए और अपने हाथों से उन लोगों के लिए एक छत बनाई जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। काम करते हुए उसे लगा जैसे वो फिर से अपनी जड़ों से जुड़ रहा है, धारावी से, अपने अतीत से, अपने उन लोगों से जिन्होंने उसे बनाया था। शाम को रोहन ने राजू से कहा, मैं यहां हर हफ्ते आया करूंगा, अपनी झुग्गी वालों की मदद करूंगा। ये मेरा घर है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। राजू मुस्कुराया। और मैं हमेशा यहां रहूंगा भैया, तेरा इंतजार करते हुए। रोहन ने राजू के साथ कुछ समय और बिताया। दोनों ने चाय पी और पुराने दिनों की बातें की। राजू ने उसे बताया कि कैसे प्रिया के माता पिता अब कोलाबा में सेटल हो गए हैं और कैसे पूरा मोहल्ला रोहन की तारीफ कर रहा है। रोहन ने राजू से कहा, सुन राजू, मैं चाहता हूं कि तू फाउंडेशन में मेरे साथ काम करे। तू मेरा भाई है और मुझे तेरी जरूरत है। राजू हैरान हुआ। मैं? फाउंडेशन में? भैया, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ चाय बेचता हूं। रोहन हंसा। चाय बेचना भी एक कला है राजू, और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो लोगों से बात कर सकें, उनकी मदद कर सकें, और तू उनमें से एक है। राजू ने रोहन को गले लगा लिया। भैया, तूने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दिया है, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। रोहन मुस्कुराया। मुझे पता है। शाम को रोहन कोलाबा लौटा तो प्रिया ने उसे देखकर पूछा, तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? रोहन ने प्रिया को बताया कि उसने राजू को फाउंडेशन में लेने का फैसला किया है। प्रिया खुश हुई और बोली, बहुत अच्छा किया। राजू एक अच्छा इंसान है और वो तुम्हारी बहुत मदद करेगा। रोहन ने प्रिया को गले लगा लिया और कहा, सब कुछ ठीक हो रहा है प्रिया। पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूं। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम हमेशा सही रास्ते पर थे रोहन, बस तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, मगर अब तुम जान गए हो कि तुम कितने ताकतवर हो। उस रात रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने धारावी जाकर अपने लोगों की मदद की, राजू को फाउंडेशन में लेने का फैसला किया, और सबसे ऊपर मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूं। मेरे पिता का सपना पूरा हो रहा है, धीरे धीरे, एक कदम एक बार में। और ये सफर, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सबका है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया।